वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। इस दुनिया में अगर इंसान की सभी जरूरतों को पूरी कर सकता है तो वो है पैसा। पैसा एक ऐसी ताकत है जिससे हम अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को सुरक्षित और सुखी बना सकते हैं, मगर ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना लालच कहलाता है, और जब ये लालच हद से गुजर जाता है तो वो इंसान के लिए दुखों का कारण बन जाता है। तुम्बाड़ द रियल स्टोरी। इस संसार को जन्मने वाली एक मां है जो पूर्ति की देवी कहलाती है। पूर्ति की देवी ने इस संसार के 16 करोड़ देवी देवताओं को अपने गर्भ से उत्पन्न किया था। पूर्ति की देवी के पास इस संसार का समस्त धन, इस संसार के समस्त अनाज का अधिकार। उनकी सबसे पहली संतान थी हस्तर। इसके बाद एक एक कर 16 करोड़ देवी देवता जन्म लिए। जैसा कि होता है, मां को अपनी पहली संतान बहुत प्यारी होती है, ठीक वैसे ही पूर्ति की देवी हस्तर से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, मगर धीरे धीरे यही लाड प्यार हस्तर के बिगड़ने का कारण बनने लगा। वो अपने आप को दूसरे देवी देवताओं से मुख्य मानने लगा था। उसकी चाहत, उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। वो इस संसार पर एक छत्र राज्य करना चाहता था। वो चाहता था कि संसार के सारे प्राणी बाकी देवी देवताओं को छोड़कर उसके सामने झुके। उसकी हरकतें दिन ब दिन बुरी होती जा रही थी, मगर पूर्ति की देवी का अंधा प्यार था जो अपनी पहली औलाद को सब कुछ जानकर भी रोकने में असमर्थ था। हस्तर ने अपने जिद और अपने गुस्से के चलते पूर्ति की देवी के पास रखा हुआ सारा सोना अपने अधिकार में ले लिया, मगर इसके बाद भी उसे शांति नहीं मिली। उसकी लालच इतना बढ़ गया कि अब वो संसार भर के अनाज पर अपना अधिकार कर लेना चाहता था, ताकि पूरी तरह से संसार उसी के अधिकार में आ जाए। मगर जब उसने इस बात का प्रयास किया तो समस्त देवी देवता एकजुट हो गए। इस बात में कोई शक नहीं कि हस्तर बहुत शक्तिशाली था, मगर सारे देवी देवताओं की एकत्र शक्ति के आगे उसकी न चल पाई और वो उनसे लड़ाई में हार गया। बस कुछ ही पलों में सब मिलकर हस्तर को मौत के घाट उतारने ही वाले थे कि अचानक वहां पूर्ति की देवी पहुंच गई और उसने सबसे हस्तर की रक्षा की, और इसके साथ ही ये भी वादा किया कि वो हस्तर को अपनी कोख में छुपा कर रखेंगी। हस्तर जिएगा, मगर एक बंदी की जिंदगी। इस संसार में कोई भी उसका नाम नहीं लेगा, कहीं भी उसकी पूजा नहीं होगी और कहीं भी उसका गुणगान नहीं होगा। पूर्ति की देवी के इस आश्वासन को मानते हुए समस्त देवी देवताओं ने हस्तर को छोड़ दिया, मगर हां, उनके शाप से हस्तर एक बहुत ही भयानक पिशाचिक जीव में बदल गया। पूर्ति की देवी ने उसे अपने गर्भ में छुपा कर रख लिया। जैसा कहा गया था, संसार में कहीं भी उसकी पूजा वगैरह नहीं होती थी। महाराष्ट्र में रत्नागिरी के पास एक गांव है तुम्बाड़।
जहां पर ब्राह्मण परिवार रहता है जिसे खोत कहते हैं। खोत एक बहुत बड़े से घर में रहते हैं जिसे वाड़ा कहा जाता है। एक तरह से उसे किला भी कहा जा सकता है। इसमें करीब 100 लोग एक साथ रह सकते हैं। इसी तुम्बाड़ बाड़े में लोगों ने हस्तर की पूजा शुरू की। वो लोग हस्तर को प्रसन्न करना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि संसार का सारा सोना हस्तर के पास है। उन्होंने हस्तर का मंदिर स्थापित किया और पूजा करने शुरू कर दी। मगर चूंकि हस्तर को यह अभिशाप मिला था कि कोई भी उसकी पूजा नहीं करेगा, तुम्बाड़ के लोगों की यह काम देवी देवताओं को पसंद नहीं आए। इसलिए उन्होंने तुम्बाड़ को श्राप दिया, साल भर वहां बारिश होती रहेगी। तुम्बाड़ के लोग हस्तर की पूजा लगातार करते रहे, मगर अभिशाप के चलते तुम्बाड़ में बारिश शुरू हो गई। सालों साल ये बारिश बिना रुके होती रही, मगर इससे बाढ़ के लोगों को नुकसान हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बारिश के चलते वहां दूसरी तरह की फसलें बहुत अच्छी होने लगी। लोगों पर इसे हस्तर का एक आशीर्वाद ही कहा जाने लगा। तुम्बाड़ बाड़े के लोग अपने वाड़े से बहुत प्यार करते थे, इसलिए अगर कोई वाड़ा छोड़कर कहीं और जाकर बसता तो हमेशा ध्यान रखता कि उसके घर की ऊंचाई वाड़े की ऊंचाई से कम रहे। समय अंग्रेजों के आगमन का काल। ब्रिटिश साम्राज्य धीरे धीरे भारत में पांव पसार रहा था। ऐसे समय में वाड़े में रहते थे 3 भाई, दादा, नाना और बंडू खोत। ऐसे ही समय में इस घर में ब्याह कर आई थी गोदावरी। पर इस घर के लोग बहुत ही अजीब थे और उससे ज्यादा रहस्यमय था इस घर का रहन सहन। धीरे धीरे नाना खोत को भी इस बात का एहसास होने लगा जैसे घर में कुछ अजीब सा हो रहा है। दादा खोत और बंडू खोत का व्यवहार बहुत अजीब सा होता जा रहा है और एक रात उन्हें उस राज का पता चला जिसे देखकर जैसे उनके पैरों से जमीन खिसक गई। उन्हें पता चला कि उनके दोनों भाई घर में अघोरी विद्या की पूजा करते हैं। घर में एक खास कमरा है जहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, केवल वो दोनों भाई ही उस कमरे में जा सकते हैं। मगर उस दिन नाना खोत अचानक उस कमरे में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर जो दृश्य वो देखते हैं उसे देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनके सामने होती है एक बहुत ही भयानक आश्चर्यजनक मूर्ति। आसपास बहुत ही अजीबोगरीब चीजें, गांजा, इंसानी खोपड़ी, अजीब अजीब तरह के द्रव्य फैले रहते हैं। मगर इसे देखकर नाना खोत बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और तुम्बाड़ छोड़कर पास ही के गांव चले जाते हैं, लिम्बाड़, जहां पे वो अपना परिवार बसाकर जीवन यापन करते हैं। नाना खोत के वहां से जाने के बाद गांव में एक बूढ़े व्यक्ति की हत्या हो जाती है। अब तक भारत का कानून पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथों में आ चुका होता है, इसलिए अंग्रेज सरकार के मुलाजिम केस को इन्वेस्टिगेट करने आते हैं और जहां उन्हें पता चलता है कि तुम्बाड़ में ही उस व्यक्ति की हत्या की गई है, इसलिए दादा और बंडू को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। गोदावरी उस घर में अकेली रह जाती है। अब उसे इंतजार है एक बार फिर से तुम्बाड़ के पुराने दिनों के लौटने का। समय बीतता है। अब वक्त उस समय का आ जाता है जब भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, मगर अभी भी भारत में दुख, दरिद्रता, गरीबी चारों ओर फैली हुई है। तुम्बाड़ के उस वाड़े में अब एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है जिसके पास एक सोने का कॉइन।
उसकी एक परिचारिका है जो उसके घर का सारा काम करती है, उसे खाना पिलाती है और इसके साथ ही उस व्यक्ति की बूढ़ी मां की भी देखभाल करती है। वो है तो नौकरानी, मगर उस बूढ़े व्यक्ति की हर जरूरत को वो पूरी करती है, इवन उसकी सेक्स की आकांक्षाएं भी। और इसी के चलते उस औरत को 2 बच्चे होते हैं, बड़ा बेटा विनायक, छोटा बेटा नायक। वो तुम्बाड़ बाड़े के पास ही एक झोपड़ी में रहते हैं। अक्सर उनकी मां इस प्रयास में बूढ़े की सेवा करने जाती है कि शायद वो सोने का कॉइन उसे मिल जाए और उनके जीवन सुधर जाए, मगर वो बूढ़ा हमेशा उसे टाल देता है। यह सोने का कॉइन ऐसे नहीं मिलेगा, इसे कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। उस दिन विनायक और नायक खेलते खेलते अपने घर आते हैं। घर आकर देखते हैं घर पे ताला लगा है। वो समझ जाते हैं कि मां अभी भी घर नहीं लौटी है। वो बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक उनके कानों में आवाज पड़ती है, विनायक और नायक को यह पता है कि यह आवाज उस बूढ़े व्यक्ति की मां की है, जिसकी आवाज जब भी आती है तो मां खाना बनाकर दौड़ती है। मगर आज मां को आने में देर हो गई है। मां ने यह भी बताया था कि उस बुढ़िया को अगर समय पर खाना न मिला तो अनिष्ट हो सकता है। इसलिए नायक और विनायक दोनों खाना बनाने के लिए भिड़ जाते हैं घर का ताला खोल के। खाना तैयार करके विनायक नायक के हाथों में देकर बोलता है कि वो उस कमरे में जाकर बुढ़िया को खाना दे आए। मगर विनायक इस बात से डर जाता है, मगर नायक उसे समझाता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, मां तो रोज ही कर रही है। नायक धीरे धीरे खाना लेकर उस कमरे की ओर जा रहा होता है कि अचानक उसकी मां आ जाती है। उनकी इस हरकत पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और दोनों को पीटती है और उसके बाद खाना लेकर कमरे में चली जाती है। विनायक के मन में हमेशा ही यह कौतूहल रहता है कि आखिर उस कमरे में उस बुढ़िया में ऐसा है क्या कि मां कभी भी उन्हें उस कमरे में जाने नहीं देती है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता है। उस रात विनायक और उसकी मां बैठकर बातें कर रहे होते हैं। विनायक कहता है, मां, वो बूढ़ा आदमी हमें सोने का सिक्का कब देगा? देख बेटा, मैं कोशिश तो कर रही हूं, इसलिए जी जान से उसकी और उसकी मां की सेवा कर रही हूं। वो कभी ना कभी हमें वो कॉइन देगा ही। साला कुत्ता कमीना मरता भी नहीं। फालतू बातें मत कर। अचानक ही विनायक की मां उसके गाल पर एक थप्पड़ मार देती है। मां, क्या हुआ? वो दुष्ट बूढ़ा तुम्हारा पिता है। पहली बार विनायक को यह पता चलता है कि ये थुम्बाड़ बाड़ा असल में उन्हीं का है। वही है उत्तराधिकारी इस थुम्बाड़ बाड़े के। तभी अचानक वो भयानक आवाज उनके कानों में पड़ने लगती है। अचानक विनायक की मां घबरा जाती। तुम अंदर जाओ। विनायक को समझ नहीं आता आखिर हो क्या रहा है। उसकी मां हाथों में कुल्हाड़ी लेकर धीरे धीरे उस कमरे की तरफ चली जाती है जहां से वो भयानक आवाज आ रही थी। विनायक के कानों में अब सिर्फ कुछ ही शब्द सुनाई देते हैं, सो जा मां, हंसता रह जाएगा। और अगले ही पल चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। समय ऐसे ही गुजर रहा होता है कि अचानक एक दिन उस बूढ़े व्यक्ति की मौत हो जाती है और वो सोने का सिक्का विनायक की मां को मिल जाता है। विनायक की मां तुरंत ही अपना सामान समेटने लगती है। विनायक उससे पूछता है, मां, हम कहाँ जाएंगे? हाँ, हमें यहां से दूर चले जाना है। इस सिक्के की कीमत बहुत है, इसे बेचकर जितने पैसे मिलेंगे उससे हमारी जिंदगी आराम से बीत जाएगी। नहीं मां, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। क्या बकवास करता है? मां, ये वाड़ा हमारा है और तुम मानो या ना मानो यहां पर खजाना गड़ा हुआ है। हम यहीं रहेंगे और उस खजाने को खोजेंगे। पागल मत बनो,
हमें यहां से जाना होगा। नहीं मां, हम नहीं जाएंगे, कहते हुए विनायक और नायक भाग जाते हैं। सालों से बारिश होने की वजह से तो माड़ में हर जगह काई और कीचड़ फैला रहता है। दोनों बच्चे खेलते खेलते अचानक एक ऊंची दीवार पर चढ़ जाते हैं, जहां से पैर फिसलने की वजह से अचानक नायक नीचे गिर जाता है। आ भाई! विनायक दौड़कर मां के पास जाता है और उसे बताता है। नायक की हालत देखकर उसकी मां को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो गांव के मुखिया से मदद मांगती है। गांव में डॉक्टर की व्यवस्था तो है ही नहीं, शहर जाना पड़ेगा। इसलिए एक बैलगाड़ी किराए में लेकर वो गांव के मुखिया के साथ शहर जाने लगती है। जाते जाते नायक से कह जाती है, बुढ़िया अगर मांगे तो तुम उसे खाना बनाकर दे देना, और अगर ना सोए तो उसे कहना सो जा, वरना हंसता आ जाएगा, समझ गए? मां, मगर देख तो रहे हो तुम्हारे भाई की हालत, मुझे अस्पताल से लेकर जाना ही पड़ेगा। ठीक है मां, मैं कहकर विनायक की मां शहर की ओर चली जाती। विनायक अपने घर में लौटकर बैठा हुआ रहता है कि अचानक उसके कानों में पड़ती है वही भयानक आवाज। विनायक तुरंत ही खाना बनाता है, मगर खाना बनाते बनाते उसे अचानक लगता है कि एक बार जाकर बुढ़िया से बात करनी चाहिए। खजाना कहाँ रखा है ये पूछने में क्या बुराई है। वो कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कमरे का ताला खोलकर वो पहली बार कमरे में प्रविष्ट होता है और कमरे के अंदर का दृश्य देखकर जैसे उसका बालमन पूरी तरह से कांप उठता है। वो देखता है कमरा चारों ओर गंदगी, धूल, मिट्टी से भरा हुआ है। चारों ओर जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं और उन्हीं पेड़ पौधों के बीच एक विचित्र आकृति में बुढ़िया लेटी हुई है, जिसका चेहरा बहुत ही भयानक और डरावना है, जिसे देखकर एक पल को तो विनायक की हालत खराब हो जाती है। उसका मन करता है वो वहां से भाग जाए, मगर तभी बुढ़िया की आवाज आती है, विनायक हिम्मत करके उसके पास जाता है। दादी, मैं तुम्हारा पोता हूं, मुझे खजाने के बारे में बताओ ना। खजाना बताती हूँ, मगर पहले खाना ना, सब बता दूंगी। अच्छा, अभी मैं खाना लाता हूं, कहकर विनायक खाना लेने के लिए बढ़ता है। मगर वहां से जाते हुए वो एक गलती कर जाता है। गलती, कमरे में वो ताला नहीं लगाता है, जिस कमरे को उसकी मां हमेशा ताला लगाए रखती थी। आज पहली बार बिना ताला लगाए ही विनायक चला जाता है। वो लौटकर जैसे ही रसोई में आता है, देखकर चौंक जाता है। ये क्या? वो तो खाना चढ़ाकर चला गया था और इस बीच खाना जल गया। मगर ये तो बड़ी मुसीबत होगी। अब वो बुढ़िया को खाने के लिए क्या देगा? कुछ तो होगा रसोई में। अभी वो ये ढूंढ ही रहा था कि अचानक उसके कानों में पड़ती है जंजीरों के घिसटने की आवाज। चौंक उठता है और जैसे ही मुड़कर दरवाजे की तरफ देखता है, उसका दिल जैसे बिल्लियों उछलने लगता है। दरवाजे पर खड़ी होती है वही बुढ़िया जो उसकी तरफ देखकर बोल रही होती है, विनायक चौंक जाता है। खाना तो चल गया, मैं दोबारा बना देता हूँ। मैं बहुत भूखी हूँ, मैं तुझे ही खाऊंगी, कहकर बुढ़िया उसके ऊपर बढ़ने लगती है। नहीं नहीं नहीं, माँ। बुढ़िया अपने हाथों में बंधी हुई जंजीर फेंकती है, जो जाकर विनायक के गले में लिपट जाती है और बुढ़िया उसे खींचते हुए अपने साथ ले चलती है। तू मेरा खाना है। नहीं चढ़ो। विनायक जमीन में घिसटता हुआ उस बुढ़िया के पीछे पीछे चला जा रहा है। बुढ़िया उसे खींचते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही है।
माँ ने कहा था। दादी दादी सो जाओ वरना माँ आ जाएगी। दादी दादी सो जाओ वरना भूत आ जाएगा। छोड़ो छोड़ो। दादी दादी सो जाओ वरना बाबा आ जाएगा। नहीं दादी नहीं नहीं। बुढ़िया उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रही होती है कि अचानक दादी सो जा वरना हंसता रह जाएगा। अगले ही पल सब कुछ शांत हो जाता है। सामने बुढ़िया जमीन पर सोई हुई पड़ी होती है। विनायक किसी तरह से अपने गले से जंजीर छुड़ाकर वहां से ताला लगाकर भाग जाता है। विनायक अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। सुबह उसकी मां वापस आती है, मगर उसके साथ उसका भाई नहीं होता है। वो मां के पास जाकर पूछता है, मां नायक कहां गया? उसकी मां फूट फूट कर रोने लगती है और सामान बांधती है। तेरे भाई को यह वाड़ा खा गया, अब हम यहां किसी हाल में नहीं रहेंगे। मगर मां खजाना? विनायक की मां उसे कसकर थप्पड़ मारती है और कहती है, अगर आज के बाद तूने खजाना और इस घर का नाम लिया तो तू मेरा मरा मुंह दिखेगा। विनायक अपनी मां के साथ पुणे चला जाता है। 15 साल बाद विनायक की मां की मौत हो जाती है और मौत के साथ ही कट जाती है वो कसम जो मां ने दी थी। विनायक अब एक शादीशुदा नवयुवक है जिसका एक छोटा बेटा भी है, मगर स्वभाव से आज भी वो बहुत ही लालची और लंपट है। उसका शौक है अलग अलग तरह की औरतों के साथ रात बिताना, और इसके लिए उसे जरूरत पड़ती है बहुत से पैसे की, जिसकी थोड़ी बहुत पूर्ति वो करता है मुनीम के जरिए। मुनीम शहर का एक धनाढ्य व्यक्ति जिसकी काफी बड़ी सोने चांदी की दुकान है, जो लोगों के सामान गिरवी रखकर उन्हें पैसे देकर ढेर सारे सूद कमाता है, मगर इस चक्कर में वो लोगों के धन हड़पने का ही काम करता है। विनायक ने मुनीम से बहुत सा उधार ले रखा है। विनायक के लगभग सभी काले काम मुनीम के पास पता है, मगर धीरे धीरे विनायक के ये शौक उसे बहुत महंगे पड़ रहे हैं, क्योंकि वो कर्ज में डूबता जा रहा है। अब विनायक को जरूरत है एक चमत्कार की, किसी लॉटरी की या ढेर सारे पैसे की। तभी एक दिन अचानक उसे याद आता है तुम्बाड़ का वो बाड़ा और वहां का खजाना। वो तुरंत ही तुम्बाड़ के लिए निकल पड़ता है, मगर तुम्बाड़ पहुंचकर जैसे वो आश्चर्यचकित हो जाता है। वाड़ा पूरी तरह से जंगली पेड़ पौधों से ढक चुका है। किसी तरह से पेड़ पौधों को काटता हुआ वो वाड़े के अंदर जाता है और ठीक उस कमरे की ओर बढ़ता है जहां पर कभी उसकी दादी रहा करती थी। उसे पता है कि वहां पहुंचकर उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 साल तक उस बुढ़िया का जीवित रहना संभव नहीं। हाँ, उसकी नरकंकाल वगैरह जरूर मिल सकते हैं, मगर फिर भी वो उस कमरे तक जाता है। कमरे का ताला सड़ चुका है, मगर फिर भी चेन से कमरे को लपेटे हुए है। विनायक लालटेन की रोशनी में एक बड़े पत्थर से ताले पर वार करता है। ताला टूटकर गिर जाता है और कमरे के अंदर का दृश्य देखकर विनायक आश्चर्यचकित हो जाता है। कमरा पूरी तरह से जंगली पेड़ पौधों से भर चुका है। चारों ओर धूल मिट्टी की मोटी परत जम चुकी है। अब विनायक अपनी दादी के नरकंकाल को खोजने की कोशिश करते करते अचानक एक पेड़ के पास पहुंचकर रुक जाता है और आश्चर्य से उस पेड़ को देखता है। ये क्या? ये तो किसी इंसानी दिल की तरह दिखाई दे रहा है। विनायक जब गौर से देखता है तो पेड़ के ठीक बीचों बीच एक दिल धड़कता हुआ दिखाई देता है।
हाँ, ये क्या है? तभी अचानक कानों में आवाज पड़ती है, कौन है? क्या खाना लाया? विनायक उस ओर चला जाता है और वहां जाकर जो कुछ वो देखता है उसे देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है। वो देखता है एक बड़ा सा पेड़, और उस पेड़ के ठीक बीचों बीच उसकी दादी का सर। हाँ, दादी, तू अभी भी जिंदा है? उसे देखकर विनायक चौंक उठता है। ये कैसे संभव है? इतने सालों तक दादी जिंदा है और वो भी एक पेड़ के रूप में? नहीं नहीं, मगर इसके पास ही तो खजाने की चाबी है। दादी, मैं तुम्हारा पोता हूं, तो तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? दादी पोता आया है खजाने के लालच में? नहीं, मैं खजाने के लालच में नहीं आया हूं दादी। मैं तुमसे मिलने आया हूं। अरे, सब यहाँ खजाने के लालच में ही आते हैं। मैं भी तो इस हाल में खजाने के लालच में ही फंस गई। क्या? खजाने के लालच में? मैं इस पाड़े की बहू गोदावरी हूँ। हाथ से 300 साल पहले जब इस घर में ब्याह कर आई थी तो मेरे पति और उनके बड़े भाई खजाने के लिए तंत्र मंत्र करते थे। उनके छोटे भाई से डरकर लिम्बाट चले गए। नरबली देने के चक्कर में मेरे पति को जेल हो गई, मगर मैं इस घर में ही रह गई। गरीबी की हालत में मैंने घर का कोना कोना छान लिया और पहुंची उस कमरे में जिसमें था खजाना। बहुत सारा खजाना जमा किया मैंने, मगर ये खजाना ऐसे नहीं मिलता है। अपनी जान पर खेल कर हासिल करना होता है। उसकी रक्षा करता है खजाने का देवता अस्तर। उसे पहला फुसला कर मैंने बहुत सा धन इकट्ठा किया, मगर एक दिन गलती से उसने मुझे छू लिया और मुझे लग गया अभिशाप। कैसा अभिशाप? इसे अभिशाप भी कहो या वरदान, अमरता का वरदान। पिछले 300 सालों से मैं जिंदा हूँ, मगर एक शैतान, एक अभिशाप बनकर देख तो रहे हो मेरी हाल। दादी, खजाना कहाँ है? बताऊंगी, सब बताऊंगी, मगर एक वादा कर। कैसा वादा? तू मुझे मार डालेगा, आग में जलाकर मार डालेगा। बोल हाँ। क्या कह रही है दादी? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तभी मेरी मुक्ति होगी, तभी मैं इस अभिशाप से बच सकूंगी। वादा कर। ठीक है, तू मुझे खजाने का पता बता, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। कमरे से वापस आकर विनायक ढेर सारा तेल लेकर आता है और उस कमरे में पूरी तरह से छिड़क कर आग लगा देता है। अंदर से दादी के भयानक चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, मगर आग में भस्म होकर वो मुक्त हो जाती है। विनायक शहर पहुंचता है, सीधे मुनीम के पास। अरे आओ पावन देवता, आपके कदम बढ़े, मैं खुद ही आपके पास आने वाला था। क्या है कि लिहाज करने का भी एक हद होती है। पावन देवता के पैसे इतने बढ़ गए हैं कि ये बल्लू बोल रहा था 2-4 हाथ लगाकर वसूल लेगा। तमीज से बात कर मुनीम। अच्छा
एक तो उधारी भी दो, दूसरी तमीज से भी बात करो। ये पकड़ और बता इनकी कीमत कितनी है? ये क्या, सोने के सिक्के? हाँ, तू किसी ऐसे वैसे आदमी से बात नहीं कर रहा है। हाँ, तुम्बाड़ के खुद खानदान के वारिस से बात कर रहा है। अरे इफरात दौलत है हमारे पास, बता इनकी कीमत कितनी है? ये तो काली सोना है, इसके एक एक सिक्के से ही तेरे सारे उधार चुक जाएंगे। तो रख ले एक सिक्का और दूसरे की कीमत मुझे दे। इसके बाद धीरे धीरे विनायक की जिंदगी बदलने लगती है। समय समय पर वो तुम्बाड़ जाता है और वहां से लेकर आता है सोने के सिक्के और मुनीम के मुंह पर लाकर मारता है। धीरे धीरे हालात ये हो जाते हैं कि मुनीम की सामर्थ्य नहीं होती उन सिक्कों को खरीदने के लिए। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। अबे बोलना, तू भिखारी हो गया है। इस शहर में सुनारों की कमी नहीं है, कहीं और जाकर बेचूंगा। हालात ये हो जाते हैं कि अब मुनीम खुद अपना धंधा चलाने के लिए ब्याज पर विनायक से पैसे लेता है। इसके साथ ही विनायक शराब और शबाब में डूब जाता है। उसकी जिंदगी रंगरलियों से भर जाती है। शहर की बड़ी से बड़ी वेश्या अब उसके बिस्तर पर होती है। अपनी पत्नी बच्चों के प्रति जैसे उसका कोई फर्ज ही नहीं होता है। हालांकि उनके रहन सहन में कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि पैसे तो बरस रहे होते हैं, मगर मुनीम की दिल में लालच जागता है। तुम्बाड़ में ऐसा कौन सा खजाना छुपा है जहां ये लेकर आता है? पता करना होगा। उस रात विनायक अपनी सबसे पसंदीदा वेश्या रत्नाबाई के पास जाता है। रत्नाबाई उसे ढेर सारी शराब पिलाती है। हुजूर, कल तक तो आपके पास खाने के भी पैसे नहीं थे, आज पैसे कैसे बरस रहे हैं? रत्नाबाई, मैं तुम्बाड़ का वंशज हूं, मेरे पास पैसे की क्या कमी, मगर तुम्बाड़ के उससे खंडहर में पैसा कहां? मैंने तो सुना है पूरी तरह से खंडहर हो चुका है वो। है कुछ वहां जहां से हमें पैसे मिल जाते हैं, मगर ये बात हम तुम्हें नहीं बताएंगे। क्यों? मैं तो आपकी दिल की रानी हूं। हाँ, दिल की रानी तो हो, मगर उस मुनीम की चमची भी हो। उसी ने तुम्हें मेरे पास भेजा है ना, पता लगाने को। नहीं हुजूर, ऐसा कुछ नहीं है। जान से मार दूंगा अगर तूने झूठ बोला तो। मैं भी विनायक खोत हूं। अब सुन, जो मैं बोलता हूं तू जाकर मुनीम को वही बोलेगी। अगले दिन विनायक एक बार फिर से तुम्बाड़ की ओर निकल पड़ता है, मगर अब की बार उसके पीछे पीछे मुनीम भी जा रहा होता है। हालांकि मुनीम को इस बात का पता नहीं होता है कि विनायक ने ही ये सारा जाल फैलाया है। मुनीम उसके साथ तुम्बाड़ में घुसता है, मगर चोरी छुपे। विनायक वाड़े के अंदर जंगली इलाके से होते हुए एक कुएं के पास पहुंचता है। मुनीम उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और कुएं के पास पहुंचकर विनायक रुक जाता है। मुनीम पास ही के झुरमुटे में छुप जाता है। हाँ, अच्छा, तो यहां है इसका सारा सोना, मुनीम मन ही मन में सोचता है। मुनीम देखता है विनायक उस कुएं में उतर रहा है। काफी देर तक कुएं के अंदर रहने के बाद विनायक कुएं से बाहर आता है और कुएं के सिरे पर बैठ जाता है। हाँ, चलो इस बार भी अच्छा सोना मिला। उसके हाथों में 10-12 सोने के कॉइन्स होते हैं। मुनीम को लगता है कि विनायक अपने मन में बातें कर रहा है, मगर विनायक जानबूझकर ये सब कर रहा होता है। विनायक के वहां से जाते ही मुनीम दौड़कर कुएं के पास पहुंचता है।
हाँ, तूने गलत आदमी को पता दे दिया है। अब धीरे धीरे नहीं, एक बार में सारा सोना लूट लूंगा, फिर देखता हूं तेरी अकड़ कहाँ रहती है। मुनीम को अकड़ दिखाता है, रुक। कहते हुए मुनीम धीरे धीरे एक रस्सी के सहारे उस कुएं में उतरता है, मगर नीचे उतरकर वो चौंक जाता है। हाँ, ये कौन सी जगह है? इतनी अजीब सी कुएं के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है? ये दरवाजा। वो दरवाजे को धकेलता है, दरवाजा करकड़ की आवाज के साथ खुल जाता है और अंदर का दृश्य देखकर मुनीम चौंक उठता है। हाँ, ये कौन सी जगह है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी औरत की कोख के अंदर आ गया हूं। लालटेन की रोशनी भी अपने आप यहां लाल हो गई है। जगह कौन सी है? तभी उसकी नजर जमीन पर एक डब्बे पर पड़ती है। ओह, तो ये है वो सोने का खजाना। जल्दी से इसे लेकर यहां से चला जाऊंगा। मुनीम वो डब्बा खोलता है। ये क्या? आटे की गुड़िया? मुनीम वो आटे की गुड़िया हाथों में उठा लेता है। तभी उसके कानों में पड़ती है एक अजीबोगरीब आवाज। कौन है? कौन है? मुनीम चौंक उठता है। उससे कुछ ही दूरी पर एक शैतानी आकृति खड़ी है, जो उसे देखकर जो वो गरीब आवाज निकाल रही है। वो आकृति मुनीम पर आक्रमण कर देती है, उसे बुरी तरह से घायल करती जाती है। उसके शरीर से निकला बहुत सारा मांस खा जाती है। मुनीम अधमरा सा जमीन पर गिर जाता है और अचानक ही वो आकृति गायब हो जाती है। मुनीम जमीन पर तड़प रहा। तभी वो देखता है ऊपर से विनायक उतर रहा है। बचाओ, मुझे बचाओ। मुनीम, सोना नहीं चाहिए तुझे? मगर तुझे नहीं पता, इस सोने के लालच में तूने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। अब सालों साल तू जिंदा रहेगा इस सोने के साथ तू जिंदा रहेगा, अभिशाप लेकर, हस्तर का अभिशाप। तू अमर है, मगर एक शैतान की तरह जिएगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। माफ? माफ मैं तुझे कैसे कर सकता हूं मुनीम? ये तो हस्तर का अभिशाप है, इसे झेलना ही पड़ता है। मगर तू ये सोच रहा होगा कि मैं इस अभिशाप से कैसे बचाऊं? हाँ? चल तुझे बता ही देता हूं। हस्तर को अनाज का अभिशाप है। वो अनाज छू नहीं सकता है, मगर हां, अगर उसे कोई खाने दे तो वो अनाज ले सकता है। और उसे बहुत भूख लगती है, और उसने अपना सारा सोना अपनी कमर में एक पोटली में बांधे रखा है। मैं जब इस जगह आता हूं ना, अपने साथ ढेर सारा आटा लेकर आता हूं और उस आटे से बनाता हूं एक गोला। उस गोले में हस्तर अंदर नहीं आ पाता है, क्योंकि वो तो अनाज छू नहीं सकता है। और मेरे साथ होती है एक आटे की गुड़िया। जैसे ही मैं उस आटे की गुड़िया को बाहर निकालता हूं, हस्तर मेरे सामने होता है, मगर वो मुझे छू नहीं पाता है, क्योंकि मैं तो आटे के गोले के अंदर होता हूं। फिर मैं उसकी तरफ फेंकता हूं आटे की गुड़िया, और वो जैसे ही उसे खाने में मस्त होता है,
उसकी पोटली में से कुछ सोना मैं निकाल लेता हूं। मगर तब तक हस्तर को पता चल जाता है, मगर मैं दौड़कर उस रस्सी से ऊपर चढ़ जाता हूं। हस्तर इस गड्ढे से बाहर नहीं जा सकता। मगर अगर उसने कभी मुझे छू लिया तो मुझ पर भी लग जाएगा वो अभिशाप, सदियों तक कीड़े की तरह एक शैतान बनकर जीवित रहने का अभिशाप, जो अब तुझे भुगतना है। नहीं नहीं, मुझे यहां से ले चलो। मुनीर, मैं आते रहूंगा, बीच बीच में आते रहूंगा सोना लेने, और तुझे देख जाऊंगा इसी तरह शैतान बनकर रह जा। समय का पहिया अपने हिसाब से घूमता रहता है, और वो समय भी आ जाता है जब भारत को आजादी मिलने वाली होती है, यानी कि सन 1947। अब तक विनायक काफी उम्र दराज हो चुका है। वो अपने बेटे विट्ठल को हर रोज रस्सी पर चढ़ने की कसरत कराता है। बाबा बाबा, मेरे हाथ छिल जाते हैं, मैं नहीं चढ़ूंगा। नहीं चढ़ेगा तो डंडे से मारूंगा, तुझे ये कला सीखनी ही होगी। मगर इसे होगा क्या? तुझे ये कला सीखनी होगी बस। मैं नहीं सीखूंगा, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। उस रात खाने पर बैठकर विनायक विट्ठल से कहता है, देखो बेटा, हमारे ये सुख सुविधा सब कुछ हमारे तुम्बाड़ गांव की वजह से है। तुम्बाड़? हाँ, हमारा पुश्तैनी गांव, और जहां पर है खजाना। खजाना? कैसा खजाना? देखो, तुम मेरे बेटे को ये सब में मत खींचो। विनायक की पत्नी बोल पड़ती है, तुम चुप रहो, वो मेरा खून है और उसे ये सब जानना ही होगा। मगर अभी वो बच्चा है। 14 साल का हो चुका है। इस उम्र में मैं घर से कमाने निकल गया था, ये सोना नहीं ला सकेगा। सोना? कैसा सोना? इसके बाद विनायक उसे तुम्बाड़ के बारे में सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर विट्ठल बेहद खुश हो जाता है। बाबा, हाँ, हम वहां जाएंगे। हाँ मेरे लाल, मुझे पता था तू मेरा खून है। कहानी सुनते ही तो तैयार हो जाएगा। अगले दिन ही विनायक उसे अपनी कार में लेकर तुम्बाड़ की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में विट्ठल बेहद खुश होता है। आसपास के सुंदर प्राकृतिक दृश्य को तो देखता ही है, और मन में उसके बिल्ली उछल रहे हैं खजाना पाने के नाम से। रास्ते में विनायक उसे तुम्बाड़, हस्तर, सबके बारे में पूरी कहानी बताता है, और तुम्बाड़ पहुंचकर वो उसे सिखाता है आटे की गुड़िया बनाना। अच्छा, इस तरह से गुड़िया बनाते हैं? मगर अभी इसे फेंक दो, अभी इसे हमें कोई जरूरत नहीं। मगर क्यों बाबा? अभी मैं तुम्हें सिर्फ वहां ले जाकर दिखाऊंगा कैसे क्या करना है। अभी हम हस्तर को नहीं बुलाएंगे। विनायक उसे उस कुएं के अंदर लेकर जाता है। वहां उसे सब कुछ समझा रहा होता है कि किस तरह से उसे आटे की गोला बनाना है। विनायक गोला बनाकर उसके अंदर खड़ा हुआ होता है और नायक बाहर खड़ा हुआ होता है। अचानक ही नायक पूछता है, पिताजी, हमने वो आटे की गुड़िया क्यों फेंक दी? हाँ, क्योंकि अभी हमें हस्तर को नहीं बुलाना है, इसलिए हमें आटे की गुड़िया की जरूरत नहीं है। आटे की गुड़िया अगर तुम्हारे पास हो तो हस्तर तुम्हारे पास आ जाएगा। मगर मैं तो अपने साथ गुड़िया ले आया हूं। सुनकर विनायक चौंक पड़ता है। क्या? नायक अपने कुर्ते के अंदर रखी हुई उस आटे की गुड़िया को बाहर निकालता है, और तभी उसके कानों में पड़ती है एक आवाज। चौंक पड़ता है। धीरे धीरे वो पीछे मुड़कर देखता है। दीवार से रेंगता हुआ एक भयानक
सांची उतर रहा है। विनायक चौंक पड़ता है। नायक नायक तुम्हारे पीछे हस्तर आ रहा है। नहीं नहीं। और अचानक ही वो दौड़कर विनायक को अपनी गोद में उठाकर एक बार कोरे के अंदर आ जाता है। फेंको इस आटे की गुड़िया को, जल्दी फेंको, कहता हुआ विनायक विट्ठल के हाथों से आटे की गुड़िया लेकर हस्तर की तरफ फेंक देता है। हस्तर उसे खाने में बिजी हो जाता है। विनायक कहता है चलो चलो जल्दी यहां से, मगर तब तक विट्ठल कोले से बाहर निकल चुका होता है और हस्तर की पोटली में से कुछ सिक्के निकाल लेता है। फिर दोनों जल्दी जल्दी रस्सी से ऊपर चढ़ाते हैं। विनायक ऊपर पहुंचकर विट्ठल पर बहुत गुस्सा होता है। तुझे तुझे मैंने कहा था ना गुड़िया लेकर नहीं जानी है, अभी अगर हस्तर तुझे छू देता तो तेरा क्या होता। इसके बाद वो उस पर रास्ते भर गुस्सा रहता है, मगर कार में ड्राइविंग करते करते अचानक विनायक को समझ में आता है कि अब विट्ठल पूरी तरह से ट्रेंड हो चुका है। वो अकेले भी ये काम कर सकता है। उसके बूढ़े हो जाने पर भी उसकी शान और शौकत की जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। विट्ठल, मुझे माफ कर देना, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बाबा, चलता है। लगता है तू भी मुझसे गुस्सा है। ये ले। क्या? सोने का सिक्का? हाँ, ये तेरी जिंदगी की पहली कमाई है। अभी बहुत सा सोना कमाना है तुझे, क्यों? हाँ बाबा, हस्तर जिंदाबाद। मगर विट्ठल उस पैसे को अपने पास नहीं रखता है, बल्कि शहर के एक सुनार के पास बेच देता है, जिससे उसे मिलते हैं बहुत सारे रुपए। और वो रुपए लेकर पहुंच जाता है रत्नाबाई के कोठे पर। वही रत्नाबाई जो कभी मुनीम की चमची थी, मगर पैसों के लालच में उसने मुनीम को विनायक के चक्रव्यूह में फंसाया था। इतनी छोटी उम्र में ही विट्ठल अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने लगता है। दूसरी तरफ ढेर सारा पैसा होने की वजह से विनायक की पहचान बड़े बड़े लोगों से हो जाती है। भारत आजाद हो चुका है। देश में चुनाव, वोटिंग खरीदने और नेतागिरी का गंदा खेल शुरू हो चुका है। लोकतंत्र के नाम पर नेता लोगों का शोषण कर रहे हैं। वो अयोग्य होने के बाद भी पैसे के दम पर लोगों के वोट खरीद रहे हैं, और इसके लिए उन्हें जरूरत होती है बड़े बड़े लोगों की। विनायक का संबंध भी शहर के बड़े बड़े नेताओं से है, जिन्हें वो काफी डोनेशन भी देता है। रमन्ना ऐसे ही एक नेता है जो आज विनायक से मिलने आते हैं। अरे विनायक बाबू, राम राम। आइए रमन्ना, चुनाव आ गए। अरे आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे हम सिर्फ चुनाव के समय ही आपके पास आते हैं, और नहीं तो क्या। कहिए इस साल कितना डोनेशन चाहिए, मगर हमारी कंपनी का आप ख्याल नहीं रखते। अरे ये क्या कह रहे हैं? क्यों? हमने कहा था ना वो श्यामपुर वाली जमीन हमें चाहिए। आपके ऑफिसर अरंगा लगा रहे। अरे इस बार चुनाव जीतने दीजिए, वो जमीन आपकी। मगर एक उड़ती उड़ती खबर मिली है। कैसी खबर? वो आपका जो तुम्बाड़ का किला है उसे गवर्नमेंट जब्त करने वाली है। क्या? हाँ, गवर्नमेंट ने जमींदारी खत्म कर दी है और ऐसे हिस्टोरिक प्लेसेस को अब सरकार अपने अंडर में ले रही है। उसे सील कर दिया जाएगा, आप भी नहीं जा सकेंगे अंदर। क्या बकवास कर रहे हो? अब ये तो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, पहले से आपको बता देता हूं। ओफ, इसका मतलब मंत्री चला जाता है, मगर विनायक बेहद परेशान होता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर अगर वो किला सील कर दिया जाएगा तो हम सोना कहां से लाएंगे? हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। क्या हुआ बाबा? अचानक ही विट्ठल उसके पास आता है। विनायक कहता है, बेटा हमारे तुम्बाड़ के किले को गवर्नमेंट अपने हाथों में लेने वाली है।
हम वहां से सोना नहीं ला सकेंगे। बाबा, हस्तर का सोना उसकी पोटली में है ना? हाँ, तो हम उसकी पोटली ही निकाल लें तो फिर झंझट ही खत्म हो जाएगा। क्या क्या बकवास कर रहा है? अब पोटली कैसे निकालेंगे? अरे वो तो इतनी जल्दी आटे की गुड़िया खा जाता है कि थोड़ा बहुत ही सोना हम निकाल पाते हैं। पूरी पोटली खोलने में कितना समय लगेगा तू सोच रहा है? बाबा, हम 1-2 गुड़िया लेकर क्यों जाए? 100 गुड़िया लेकर चलते। हम हस्तर को गुड़िया देते जाएंगे, वो खाने में मग्न रहेगा और हमें बहुत सारा समय मिल जाएगा पोटली खोलने के लिए। क्या? क्या हुआ बाबा? सोच रहा हूं आज तक ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। और अगले ही दिन वो दोनों ढेर सारे आटे की गुड़िया लेकर कुएं में उतर रहे होते हैं। कुएं के अंदर पहुंचकर आटे के सर्कल के अंदर दोनों बैठ जाते हैं और विनायक आटे की गुड़िया बाहर निकालता है। गुड़िया बाहर निकालते ही दूर से हस्तर के आने की आवाज आती है। विनायक दूसरी गुड़िया भी बाहर निकालता है ताकि हस्तर को एक के बाद एक फेंक कर ज्यादा समय तक व्यस्त रख सके। मगर अगले ही पल जैसे उसकी सांसें थमने लगती हैं, क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही भयानक नजारा होता है। हस्तर का शरीर अपने आप 2 भागों में विभाजित हो रहा होता है। अब विनायक के सामने होते हैं 2 हस्तर। अचानक उसके दिमाग में एक बात कौंधती है। हाँ, विठल विठल, गुड़िया बाहर मत निकाला, बाकी गुड़िया बाहर मत निकाला। बाबा, मैं तो निकाल चुका हूं। अचानक ही वो दोनों अपने आसपास देखते हैं। इतने सारे हस्तर। बाबा, हम यहां से बाहर कैसे जाएंगे? ये तो इतने सारे। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। रुको बाबा, आप ये क्या कर रहे? ये गुड़िया अपने शरीर में क्यों बांध रहे? नहीं बाबा, नहीं बाबा। बेटा, तू चला जा यहां से, तू चला जा यहां से, कहकर अचानक ही विनायक सारी गुड़िया अपने शरीर पर बांध देता है और दीवार की एक तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। सारे हस्तर उसके पीछे जाने लगते हैं। एक अजीब सा समा बन जाता है। विठल को समझ में नहीं आता वो क्या करे, मगर विनायक बार बार चीखता है, विठल विठल, तू ऊपर चला जा, ऊपर चला जा। अचानक ही हस्तर विनायक पर आक्रमण कर देते हैं। उसके शरीर से छीन छीन कर गुड़िया खाना शुरू कर देते हैं। विठल घबराया हुआ सा रस्सियों से ऊपर चढ़ा होता है। तभी अचानक विनायक के दिमाग में एक बात कौंधती है। वो वापस सर्कल की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। सारे हस्तर उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो घायल हो चुका है। हस्तरों ने कई बार आक्रमण करके उसके शरीर पर चोट के निशान दे दिए हैं, मगर फिर भी वो दौड़ता जाता है और दौड़ता हुआ वो आटे के सर्कल के अंदर कूद जाता है। और इसके साथ ही जैसे पूरे कमरे में एक तेज धमाका होता है। सारे हस्तर लालच में आकर विनायक के ऊपर कूदते हैं और आटे के सर्कल के अंदर आ जाते हैं और उन पर लगा श्राप उन्हें पूरी तरह से जलाकर नष्ट कर देता है। कमरे में एक तेज धमाका होता है और सारे हस्तर मारे जाते हैं। विठल कुएं से बाहर निकल आता है। बाबा, बाबा। वो बैठे बैठे रो रहा होता है कि तभी कुएं से बाहर आती है एक बहुत ही भयानक सी आकृति। उसके हाथों में होती है हस्तर की वही पोटली। वो उसे विठल की तरफ बढ़ाता है।
मगर मगर विट्ठल उसे नहीं लेता है। बाबा, नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। विट्ठल अपने हाथों में रखी हुई लालटेन उठाकर दे मारता है उसकी ओर। तेज आग लग जाती है और उसके साथ ही पूरा कुआं आग से धधक उठता है। विट्ठल किनारे पर खड़ा खड़ा रो रहा होता है और उसके सामने धू धू कर जल रहा होता है विनायक का वो पिशाचिक शरीर।